हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के सुप्रीता का पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ आपके शेड्यूल के अनुसार गोधुली भाग 2 क्लास 10 बिहार बोर्ड के बच्चों का, जो कि उसका मेन हिंदी होता है, अनिवार्य विषय काव्य खंड में पाठ 5 भारत माता। ठीक है, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी की एक प्रमुख कविता है, जो उनके काव्य संकलन ग्राम्या से ली गई है। याद रखना है इसको। तो इस क्लास में हम जानेंगे कवि परिचय, सुमित्रा नंदन पंत जी का पूरा परिचय, उसके बाद कविता परिचय, इस कविता के माध्यम से वह क्या संदेश हमें दे रहे हैं। ठीक है, उसकी व्याख्या भी हम जानेंगे और फिर उसके प्रश्न अभ्यास को भी हम देखेंगे। तो चलिए पहले कवि परिचय की तरफ। सुमित्रा नंदन पंत, आप जानते हैं कि ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। उसमें सुमित्रा नंदन पंत जी का भी प्रमुख स्थान है। साथ ही साथ ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। ठीक है, प्रकृति के बारे में एक तो ये छायावादी कवि थे, ऊपर से प्रकृति के बहुत करीब थे और प्रकृति के रूप को इन्होंने अपने रचना में प्रमुख स्थान दिया और इसीलिए उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। साथ ही साथ ये मानवतावादी कवि भी थे। क्यों? क्योंकि जो इनका रचना काल था, छायावाद के बाद का काल कौन सा था? प्रयोगवाद का, यानी प्रगतिवाद का, यानी हिंदी के यथार्थवाद का युग था। तो उन्होंने अपने आयु सीमा में 3 खंड देखे, इसीलिए प्रकृति के साथ साथ ये मानवतावाद से भी बहुत गहराई से जुड़े थे। इसीलिए इन्होंने मानववादी यथार्थ का भी रचना में अपना प्रमुख स्थान दिया। इन्हें मानवतावादी कवि भी कहा जाता है। इनका जन्म 20 मई 1900 ग्राम कौसानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल में हुआ था। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। पिता गंगादत्त पंत। इनका जो रचना काल है 1916 से 1977 बताया जाता है, यानी 16 साल की उम्र से अपनी मृत्यु तक लगातार ये लिखते रहे। ठीक है, 1900 में इनका जन्म हुआ था और रचना काल का समय कब है? 1916, यानी कि 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने लिखना शुरू किया था। तो इनका 3 चरण प्राप्त होता है, क्योंकि मैंने बताया कि अपने रचना काल में, आयु काल में 3 धारा उनके सामने आई और तीनों से ये प्रभावित होकर उन्होंने रचनाएं की। तो पहला जो चरण है इनका 1916 से 1935 छायावादी काव्य या रचना के रूप में है, जिसमें उन्होंने वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना आदि प्रमुख काव्य संकलन किए और प्रमुख रचनाएं हमारे हिंदी साहित्य को प्रदान की। उनका दूसरा चरण 1935 से 1960 है, जब दूसरा चरण किस नाम से? प्रगतिवादी के नाम से। क्यों? क्योंकि वो बाद में 1935 के आसपास वे मार्क्स और फ्रायड के प्रभाव में आए, जो कि एक दार्शनिक थे, और उनके प्रभाव में आए और छायावादी रूप में जो वह सौंदर्य चेतना की कविताएं या रचनाएं लिखते थे, उनसे वो बाहर आए और उन्होंने जीवन के यथार्थ को देखा, नहीं यथार्थ रूप को देखा कि हमारे सामने की समसामयिक घटनाएं क्या हो रही है। तो उससे जुड़कर उन्होंने युगांत, युगवानी या मूर्धन्य न होगा, ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद आदि रचनाएं की। तो यह जो कविता है उनकी भारत माता इसी ग्राम्या काव्य संकलन से संकलित है, जिसमें भारत माता का यथार्थ वर्णन किया गया है। जब हम कविता की व्याख्या देखेंगे तो ये और स्पष्ट हो जाएगा। तीसरा इनका चरण 1960 से 1977 है, यानी उनकी मृत्यु तक, जो
तीसरे चरण के रूप में हम जान सकते हैं अध्यात्मवाद, यानी जीवन के अंतिम वर्षों में ये अध्यात्मवाद से जुड़े और उस पर किसका प्रभाव था? अरविंद दर्शन का प्रभाव था। ये अरविंद जो बहुत बड़े दार्शनिक थे, उनके प्रभाव में आए और उन्होंने अध्यात्मवाद से जुड़ी बहुत सारी रचनाएं की, जिनमें स्वर्णधूलि, अनिमा, रजत शिखर, लोकायतन आदि प्रमुख है। ठीक है, और इतने बड़े रचना काल के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार से भी नवाजा गया, जिनमें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण उन्हें 1961 में प्राप्त हुआ और साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि उन्हें पल्लव के लिए प्राप्त हुआ था, वह 1968 में प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें साहित्य अकादमी और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार आदि भी प्राप्त हुआ है। और इनको एक बहुत बड़ा सम्मान भी इनको मिला है, किस नाम से? सुमित्रा नंदन पथ विथिका संग्रहालय, यानी सुमित्रा नंदन का जीवन काल में जो भी बातें हैं या जो भी रचनाएं हैं वह संग्रहालय के रूप में सुरक्षित की गई है, जो किस नाम से है? सुमित्रा नंदन पंत विथिका संग्रहालय। ठीक है, जो कहाँ पर है? उनका जो जन्म स्थान था कौसानी, वहाँ पर स्थित है। संग्रहालय बनाकर उनकी सारी रचनाओं का और जीवन काल का संग्रह वहाँ पर रखा गया है। इनका निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। तो ये हमारे सुमित्रा नंदन जी का परिचय था। अब हम देखें कि भारत माता कविता में उन्होंने कौन से मतलब यथार्थ का, कौन से बात का वो हमें संदेश दे रहे हैं और भारत माता का जो स्वरूप वह लेके आए हैं, कौन सा स्वरूप वह लेके आए हैं और किससे हमारा परिचय करा रहे हैं। तो चलिए कविता के माध्यम से हम जानें और कविता की व्याख्या भी हम देखें। ठीक है।